हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम आयुष चंद्रा है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन एक्स ओसीडी वॉरियर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कॉग्निटिव एरर्स के बारे में। देखिए, आप में से कई लोगों ने सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का नाम हमेशा सुना होगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहती है कि आपके जो भी थॉट्स हैं वो आपको आ रहे हैं और आना शुरू हुए क्योंकि आपके थिंकिंग में एक एरर है। एरर यानी कि एक डिस्टॉर्शन, एक गलती है उस थॉट के अंदर, और उस थॉट की गलती को अगर आप पहचान लेंगे तो आप इन थॉट्स से बेहतर तरीके से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि अभी जब भी वो थॉट्स आपको आते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है ये इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं। उसको ये नहीं समझ में आता कि इस थॉट में एरर है। जैसे कि मान लीजिए आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये स्पैम मैसेज है या ये स्पैम मैसेज नहीं है। कैसे आप ये डिटरमिन करते हैं कि स्पैम है या नहीं? आप उस मैसेज का नंबर देख लेते हैं, कह रहे ये तो इस नंबर से आया है, AD001 समथिंग, राइट। और वही नंबर आपको बताता है कि स्पैम मैसेज है। आप चाहे उस मैसेज को देख भी ले लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं ये तो अननोन नंबर है, ये तो कंपनी का नंबर है, ऐसा कुछ, एंड आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू दिस। और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं इग्नोर करके, ईजिली इग्नोर कर पाते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपको वो नंबर ही समझ में ना आए, अगर आपके लिए वो नंबर जो है ना उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो या कोई नॉर्मल सा नंबर हो, तो आप कॉल पिक कर लेंगे। आज मैं आपको OCD का नंबर बताने जा रहा हूँ। आप यूँ समझ लीजिए, इन सब कॉग्निटिव एरर्स को आपको अपने थॉट्स के अंदर आइडेंटिफाई करना होगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक करके, और एंड में जाकर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके थॉट के अंदर कौन से कॉग्निटिव एरर्स मौजूद हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म OCD रिकवरी एंड मेंटल हेल्थ जर्नी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। तो आज का जो पहला एरर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑल और नथिंग थिंकिंग। ऑल और नथिंग का मतलब हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहते हैं, यानी कि एक्सट्रीम में सोचना। ठीक है, मान लीजिए आपने कई बार स्कूल में ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके 10 में से 8 नंबर भी आ गए लेकिन वो रो रहे हैं, और वो टीचर्स के पास जाके कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो पूरे 10 ही चाहिए, या 9 या 10 ही चाहिए मेरे को। वो रो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मेरे तो 4 नंबर आए, मैं फिर भी खुश हूँ। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ ऑल और नथिंग थिंकिंग है। वहाँ उस बच्चे को लग रहा है कि भाई अगर मेरे नंबर ज़रा से ही कम हो गए, मतलब 10 में से 9 भी आ गए तो 0 के बराबर ही है ये। ठीक है, OCD में क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट भी आ गया, ठीक है, तो आपको लगता है ये तो बहुत बड़ा पाप ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, ऑल और नथिंग आप चाहते हो या तो थॉट्स बिल्कुल ही हट जाएं या बिल्कुल ही मैं इसको अपने आप से कंट्रोल कर पाऊँ या इसको ठीक कर पाऊँ। तो इसको ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं। जहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट में भी देखते हो, इसको मैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कह के समझाना चाहूँगा ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आए आपको। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो कंप्लीटली गलत या कंप्लीटली सही नहीं होती। ठीक है, कोई भी चीज़ इस दुनिया की। लेकिन आपके अंदर OCD के टाइम पर जब आपको थॉट्स आते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ये किसी के साथ नहीं होती होगी, सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही सही या बिल्कुल ही गलत इंसान नहीं बन जाते एक थॉट के आने या ना आने से। आप हमेशा एक न्यूट्रल इंसान ही रहेंगे, चाहे आपके थॉट्स कितने भी एक्सट्रीम हो। अच्छे थॉट्स आने से कोई अच्छा नहीं बन जाता और गंदे थॉट आने से कोई गंदा नहीं बन जाता। लेकिन OCD आपको यही बोलता है कि ऐसा ही है। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल जो कि कोई मर्डर करके आया या कहीं उसने गुंडागर्दी करी और वो भगवान का नाम जपने लग जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम इसकी सज़ा माफ़ कर दो क्योंकि इसकी क्राइम माफ़ हो गया। क्राइम तो उसने किया है ना। वैसे ही कोई अच्छा इंसान जैसे कि आप हैं और आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इससे आप कोई बुरे इंसान नहीं बन जाते। तो ऑल और नथिंग एक्सट्रीम थिंकिंग में हमें नहीं सोचना है। एक और एरर होता है ओवर जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है कि कोई चीज़, कोई घटना अगर एक जगह घटित हो गई तो आप उससे हर चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहल्ले में किसी या कहीं आपने सुन लिया कि किसी डॉग ने किसी इंसान को काट लिया, तो आप बोलने लग जाएं सारे डॉग ही खराब है, हर डॉग ही काटेगा। लेकिन ऐसा तो सच नहीं है। ऐसे ही कभी कभी OCD के अंदर आपके साथ कोई कोइंसिडेंटली कोई एक चीज़ हो जाती है। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने करी, मान लीजिए आपने एक हरे रंग की टी-शर्ट पहन के आप कोई काम करने गए, कोई एग्जाम देने गए, आप उस एग्जाम में फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हरे चीज़ पहन के जो भी करेंगे वो सारी चीज़ गलत ही है या वो सारी चीज़ ही खराब है। इसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं कि आप किसी भी एक ग्रीन टी-शर्ट में आप गए, आप एग्जाम में फेल हो गए, आप कहें इस दुनिया की हर एक ग्रीन चीज़ अनलकी है, तो एक इवेंट को लेकर हर जगह जनरलाइज कर दिया, इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। देन देर इज़ वन मोर एरर कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी कि राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल। छोटी सी चीज़ है लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर देखना। जैसे कि कभी कभी सोमैटोसेंसरी OCD में होता है कि हल्का सा आपका ध्यान दिल पे जा रहा है या हल्का सा आपका BP बढ़ा हुआ आ गया, तो आपने डायरेक्ट ही बोल दिया कि नहीं, ये तो हार्ट अटैक की ही प्रॉब्लम है। ज़रा सी कोई दिक्कत हो गई, हल्का फुल्का भी कोई आपकी लाइफ में हल्का सा डिसऑर्डर हो गया किसी चीज़ में, आप हल्का सा ऑर्डर से बाहर चले गए, तो आप कहते हो ये तो बिल्कुल ही लाइफ ख़त्म हो गई। जैसे आप देखेंगे आपका दिमाग कैटास्ट्रोफाइज कैसे करता है। हल्का सा आपको हाथ में गंदा लग गया, ठीक है, तो आप कह रहे हैं अब तो
कुछ नहीं हो सकता, सब चीज़ें धो दो, सब कुछ चीज़ें फेंक दो, अब तो हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। इसको कैटास्ट्रोफाइजेशन कहते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ चीज़ गंदा लग भी गया, जैसे ओसीडी में होता है, तो आप हाथ धो सकते थे नॉर्मली, लेकिन आप जो सारी चीज़ें धो रहे हैं, पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको कैटास्ट्रोफाइजेशन एरर की तरह देखा जा सकता है। छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देना। एक और एरर होता है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग में होता क्या है कि आप अज्यूम करते हो कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ऑलराइट, माइंड रीडिंग का मतलब ही यही है, जो उसका नाम है वो इसका मतलब है कि ये इंसान मेरे बारे में बुरा ही सोच रहा होगा। एक ओसीडी होता है स्टीयरिंग ओसीडी, उसमें अक्सर ये माइंड रीडिंग वाली चीज़ होती है कि जब आप दूसरे इंसान को देखते हो और वो अपने बॉडी एडजस्ट कर रहा है, हाथ फोल्ड कर रहा है, या साइड में घूम के खड़ा हो गया, या उसने आपसे नज़रें चुरा ली, तो आप कह रहे हो नहीं, उसने मुझे देखा होगा पक्का, वो मेरे लिए ही कर रहा है ऐसा। तो ये एक चीज़ है जो आप माइंड रीडिंग में डाल सकते हैं कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको आपका दिमाग कहता है नहीं, तुम्हें पक्का पता है, इसीलिए ही हुआ होगा, वो यही सोच रहे होंगे, उन्होंने यही आपके बारे में सोचा होगा। ये माइंड रीडिंग कैटेगरी का एरर होता है। फिर एक एरर है इमोशनल रीजनिंग। यहाँ पे प्रैक्टिकल रीजनिंग के अपोजिट होता है ये। अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है, जैसे ओसीडी में होती है, तो एंग्जाइटी का मतलब ये है कि चीज़ खराब ही है और मुझे नहीं करनी, ये मान लेना। प्रैक्टिकली आप चीज़ को नहीं देखते, आप सोचते हैं इमोशंस जो हैं वो सही बता रहे हैं, जो भी इमोशन है वो सही ही बता रहा है मुझे। देखिए, इमोशंस पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स इमोशन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनल ब्रेन के बाद हमारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप हुआ है। ठीक है, जानवरों में इमोशनल ब्रेन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसके बाद जब हम इंसान में डेवलप हुए तो हमारा लॉजिकल रैशनल ब्रेन डेवलप हो गया, इसीलिए हमें उसका यूज़ करना होता है, ना कि इमोशनल ब्रेन का। अब इमोशंस को देखिए कितने अनरिलायबल है। अगर कोई इंसान अल्कोहल को सही समझता है, वो अल्कोहलिक है या वो अल्कोहल पीता है, तो वो देख के अल्कोहल को कहेगा वाह मज़ा आ गया, आज तो पार्टी करेंगे। लेकिन जिसको अल्कोहल नहीं पसंद, वो देख के कहेगा छी छी छी, इतना गंदा काम कर रहे हो आप, ये तो नहीं करना चाहिए आपको। तो ये है इमोशंस की डिस्क्रिपेंसी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक को सेम चीज़ देख के अच्छा लग रहा है, एक को बुरा लग रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ जिसको अच्छा लग रहा है उसको देख के कि नहीं अच्छा लग रहा है तो ये चीज़ अच्छी ही होगी। तो आपको समझना, इमोशन पे रिलाई नहीं करना, आपको प्रैक्टिकल कि इस चीज़ से एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होता है, सब पे क्या लागू हो रहा है, प्रैक्टिकल रीजनिंग पे रहना है, इमोशंस के द्वारा नहीं चलना। ओसीडी एंग्जाइटी में लोग एंग्जाइटी के इमोशन के द्वारा चलते हैं, ये घबराहट हो रही है तो काम नहीं करना। घबराहट इसलिए नहीं हो रही कि चीज़ खराब है या उस काम को करने से आपको कुछ हो जाएगा, घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास न्यूरॉन्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप वो चीज़ दूसरों को करते हुए देखेंगे तो दूसरे लोग आराम से कर रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज आपने बहुत टाइम से वो चीज़ करी नहीं है। एंग्जाइटी सिर्फ ये दर्शा रही है कि समथिंग इज़ न्यू, ये नहीं कि समथिंग इज़ बैड। तो इमोशंस को नहीं, प्रैक्टिकल जो आपने देखा है, अपने प्रत्यक्ष देखा है, लोगों को देखा है, बार बार करते हुए देखा है और उसके रिजल्ट्स देखें, तभी उस चीज़ को मानना है, इमोशंस के द्वारा नहीं। एक और कॉग्निटिव एरर होता है शुड स्टेटमेंट या मस्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, और कई जगह किताबों में उसको मस्टरबेशन भी कहते हैं। यानी कि कुछ लोग शुड और मस्ट को लेकर चलते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, हाथ ऐसे ही धुलने चाहिए, हाथ 2 बार ही धुलने चाहिए। क्यों भाई? ऐसा कोई भी इस दुनिया में शुड और मस्ट का रूल नहीं है। अगर कहीं भी शुड आ रहा है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है, तो फिर आप समझ लीजिए आपका ब्रेन जो है आपको बहुत रिजिड बना रहा है और ये पक्का ओसीडी है। शुड कभी भी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे ओसीडी के स्टेटमेंट्स, अपने ओसीडी के थीम को या अपने ओसीडी के फियर को याद करिए, क्या उसमें कोई शुड नाम का सेंटेंस है? शुड है क्या उस सेंटेंस में? आई शुड डू दिस अदरवाइज समथिंग बैड विल हैपन, आई मस्ट डू दिस अदरवाइज समथिंग बैड विल हैपन। करना ही है, पक्का ही करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुड की जगह होता है मे बी येस मे बी नॉट। हर चीज़ को मे बी नॉट के तराजू में आप देख सकते हो, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता। मस्ट और शुड जो है आपके दिमाग को रिजिड बना रहे हैं, और रिजिड बना रहे हैं मतलब ओसीडी में आपको फंसा के रख रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें आपके साथ ओसीडी में हो रही हैं, कौन कौन से एरर्स आपके अंदर हैं। अगर आप अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन कौन से एरर्स अपने ओसीडी फियर के अंदर मौजूद दिखते हैं। मिलूंगा आपको अगली बार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं, टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।